भूत और भविष्य। कैसा हो अगर हम वहां छुट्टियां मनाने जा सके, लेकिन क्या ये मुमकिन है? शायद ये आने वाले कुछ सालों या कुछ दशकों में मुमकिन हो जाए। जब हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो कई चौंकाने वाली चीजें होंगी। घटनाओं में तेजी से बदलाव आएंगे और आप खुद अपने पास में जा सकेंगे। कुछ इंसान पहले ही इस सफर को अंजाम दे चुके हैं। आप बिना ज्यादा उम्र गवाए भविष्य में एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। है ना मजेदार बात? क्या ये मुमकिन है? आज हम पर्दा उठाएंगे टाइम ट्रैवल के राज से। ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा पहेलियों में टाइम ट्रैवल सबसे ज्यादा उलझी गुत्थी है। वक्त किसी न किसी तरह से हमें हैरान कर देता है, इसलिए हम हमेशा वक्त के पहिए को अपने हिसाब से घुमाने के बारे में सोचते हैं, पीछे जाकर इतिहास बदलने के बारे में सोचते हैं। टाइम ट्रैवल में भूत और भविष्य दोनों आयामों का सफर शामिल है, लेकिन हकीकत में हम में से हर एक को वर्तमान ने अपनी कैद में जकड़ा हुआ है। लेकिन विज्ञान के मुताबिक हम वर्तमान की बेड़ियों को काट सकते हैं। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें केंद्रीय भूमिका टाइम ही निभाता है, टाइम ट्रैवल को एक मुमकिन चुनौती बनाता है। टाइम की बेस्ट थ्योरी रिलेटिविटी ही है और ये टाइम ट्रैवल की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं करती। हो सकता है आज हम जिन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं वो इस थियरी को इम्प्रूव कर सके, लेकिन रिलेटिविटी का मौजूदा सिद्धांत उन तरीकों की वकालत करता है जिनमें हम पास्ट के दरवाजों को खोल सकते हैं। भूतकाल में वापस जाना नामुमकिन लगता है क्योंकि वक्त हमेशा सीधी रेखा में चलता है आगे की ओर। फिजिसिस्ट इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं। एरो ऑफ टाइम दरअसल एक फैक्ट है जो बताता है कि हम हमेशा भूत से भविष्य की ओर बढ़ते हैं। हमें अपना पास्ट याद रहता है लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता। हम फ्यूचर की घटनाओं पर तो असर डाल सकते हैं लेकिन पास्ट को नहीं बदल सकते। अगर आप अपने रोजमर्रा के कामों को फिल्मा लें, जैसे अपनी कॉफी में दूध मिक्स करना, और जब आप रिवाइंड करके देखते हैं तो सब कुछ जाहिर हो जाता है कि दूध कॉफी में मिक्स हो रहा है, कॉफी दूध में नहीं। इसे ही एरो ऑफ टाइम कहते हैं। वक्त एक वन वे स्ट्रीट जैसा है जिसमें घटनाएं यू टर्न नहीं ले सकती। ये ऐसी चीज है जिसे हम अपने अनुभव से खुद ब खुद सीख जाते हैं। एक पूल टेबल पर आप एक शॉट में ट्रायंगल बिखेर तो सकते हैं, लेकिन उसी एक शॉट में इकट्ठा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप अंडे को फैला तो सकते हैं, लेकिन उसे फिर से अंडे में नहीं डाल सकते। और टाइम के एक सीधी लाइन में चलने के पीछे जो वजह है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसके मुताबिक ब्रह्मांड की हर चीज बनने की बजाय बिगड़ने की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे विश्व की उम्र बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, भूत और भविष्य के फासले मिट सकते हैं और इसकी वजह होगी विश्व का खात्मा। ब्रह्मांड जन्म से विनाश और बनने से बिगड़ने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप इसे इस तरह समझिए कि अगर आपके पास एक प्लेट हो, साफ सुथरी प्लेट जो साबुत हो, अगर वो टूट जाए तो वो बिखर जाएगी और यही इस वक्त हो रहा है। और अगर आप इसे ग्लू की मदद से फिर से जोड़ने की कोशिश करें तो हमारे एक्शंस आसपास के माहौल में इतनी ऊर्जा रिलीज करते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में और ज्यादा खलबली मचा देती है। लेकिन कुछ चरम परिस्थितियों में वक्त की सीधाई को मोड़ा जा सकता है और इसे मुमकिन बनाती है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने दिखाया है कि विशालकाय पिंड जैसे ग्रहों, सितारों और ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को भी मोड़ सकता है। उनके मुताबिक इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज चीज है स्पेस और टाइम का एक ही चीज से जुड़े होना, जिसे उन्होंने नाम दिया है स्पेस टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेस का मुड़ना मुमकिन है तो टाइम को भी मोड़ा जा सकता है। और ब्लैक होल के महागुरुत्वाकर्षण के अलावा ब्रह्मांड की कोई भी ताकत स्पेस टाइम को बेंड नहीं कर सकती। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ताकतवर है कि स्पेस और टाइम को भी मोड़ सकती है। इस तरह आप किसी एक पॉइंट से चलकर टाइम में आगे घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ सकते हैं जहां से चले थे। जब वक्त की रेखा घूमकर फिर से अपने शुरुआती बिंदु से मिल जाएगी, इससे एक अंतहीन चक्र बन जाएगा
जिससे एक ही घटना बार बार घट सके। अगर वक्त खुद ही घूमकर खुद से मिल जाएगा और ब्रह्मांड अपना चक्र बार बार दोहराने लगेगा, इसमें घटने वाली हर घटना लगातार अनगिनत बार घटने लगेगी। और ये अंतहीन चक्र किसी के लिए भी एक सिर दर्द बन जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई टाइम ट्रैवलर बिना घटनाओं को दोहराए भूतकाल में जा पाए तो। लेकिन ऐसा होने में भी कई तरह की मुश्किलें आएंगी, और इनमें सबसे ज्यादा विरोधाभास खड़ी करने वाली मुश्किलें तब पैदा होंगी जब हम घट चुकी घटनाओं से छेड़छाड़ करेंगे। टाइम ट्रैवल में इस तरह के विरोधाभास का एक मशहूर उदाहरण है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। और इसका मतलब है टाइम में वापस जाकर फॉर एग्जाम्पल अपने दादाजी से मिलना। तो इमेजिन कीजिए मैं टाइम मशीन लेकर पास्ट में वापस जाता हूँ 1937 में और अपने दादाजी से मिलता हूँ, और वो उसी वक्त मेरी दादी माँ से मिलने वाले थे ब्लाइंड डेट पर। इससे पहले वो कभी नहीं मिले थे, लेकिन किसी तरह मैं उन्हें डेट पर ना जाने के लिए मना लेता हूँ। उन्हें रेस में बहुत दिलचस्पी थी, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक बहुत ही एक्साइटिंग रेस होने वाली है और हम रेस देखने निकल जाते हैं। तो वो मेरी दादी माँ से मिल नहीं पाते, और अगर मिल नहीं पाएंगे तो उनकी जान पहचान कैसे होगी। तो फिर आप सोचिए क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा पैदा होना, इस दुनिया में आना कैसे मुमकिन होगा। और फिर टाइम में वापस जाकर उनसे मिलना और खुद को पैदा होने से रोकना कैसे संभव है। इस तरह यहाँ एक दुविधा पैदा हो गई है। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, और इस परेशानी का हमारे पास देखा जाए तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो मुश्किलों के बावजूद कुदरत के पास इसका हल जरूर होगा। एक चीज जिस पर फिजिसिस्ट सहमत हैं, वो है ब्रह्मांड में हर चीज की वजह होना। पूरी फिजिक्स, पूरी साइंस में खास तौर पर कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंसिस्टेंसी या फिर कॉमन सेंस ऐसी चीजें हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फिजिसिस्ट ऐसे करीब 3 तरीके बताते हैं जिनसे कुदरत टाइम ट्रैवल की दुविधाओं को रोक सकती है। पहला तो बेहद सरल है। कुदरत इस विरोधाभास को पैदा होने से रोकने के लिए टाइम ट्रैवल को नामुमकिन बनाती है। दूसरे शब्दों में, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरा, ये अनोखा विचार कि एक नहीं कई ब्रह्मांड है। अपने पास में वापस जाना ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में कदम रखने जा रहे हो टाइम में वापस जाकर। इस तरह आप जिस यूनिवर्स से आए हैं उसके इतिहास को प्रभावित नहीं करते। तो इस स्थिति में जो हो सकता है वो हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो पैरेलल यूनिवर्स में होगा, जो सुनने में अनोखा विचार है। और विरोधाभास की इस समस्या का सीधा सा समाधान ये है कि अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन भी है तो हम पीछे जाकर इतिहास को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। इसके पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें इस समस्या को किसी आसान सी परिस्थिति से समझना होगा। जैसे किसी पूल टेबल को ही ले लीजिए। चलिए इस पूल टेबल को हम टाइम मशीन मान लेते हैं। जब ये बॉल किसी एक पॉकेट में दाखिल होती है तो ये एक वर्म होल से होती हुई दूसरी पॉकेट से बाहर निकलती है, लेकिन पहली पॉकेट में दाखिल होने से पहले टाइम मशीन यही करती है। चलिए अब मान लेते हैं बॉल वाकई पहली पॉकेट में दाखिल होती है और दाखिल होने से पहले ही दूसरी ओर से बाहर आ जाती है, और फिर पॉकेट में दाखिल होने से पहले खुद को ही हिट करती है। ये रास्ता भटक जाती है और पहली पॉकेट में दाखिल हो ही नहीं पाती, और इस तरह इसका दूसरी पॉकेट से बाहर आना भी नामुमकिन हो जाएगा और अपनी राह से भटकना भी। इसी को हम पैराडॉक्स कहते हैं। हालांकि हमें सेल्फ कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस का आइडिया इस पैराडॉक्स का हल भी देता है। मान लीजिए कि दूसरी पॉकेट से निकलने वाली बॉल खुद को इस तरह हिट करती है जिससे पहली पॉकेट में दाखिल होने के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह पूरा लूप सेल्फ कंसिस्टेंट माना जाएगा और विरोधाभास पैदा नहीं होगा। हमें लगता है कि कुदरत हमेशा ही सेल्फ कंसिस्टेंसी देने वाले समाधान का चुनाव कर लेती है। दूसरे शब्दों में, आपको हमेशा वही स्थिति मिलेगी जिसमें कोई भी विरोधाभास न हो। मान लीजिए क्लिफर्ड जॉनसन ट्रैवल करते हुए साल 1937 में पहुंचते हैं और वहां अपने ग्रैंडफादर से मिलने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने ग्रैंडफादर को ग्रैंडमदर से मिलने से नहीं रोक पाएंगे, ना खुद को पैदा होने से।
यानी किसी भी तरह से यूनिवर्स खुद ही अपने इतिहास को बदलने से रोकेगा। लेकिन अगर हमें भविष्य में दाखिल होना हो तो हमें इन विरोधाभासों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वह इनका सवाल ही नहीं उठता। टाइम में आगे की ओर बढ़ना दुनिया की सबसे आसान चीज है। हर मिनट हम टाइम में 1 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों के मुकाबले हम एक चीज के जरिए टाइम में आगे बढ़ने के अपने तरीके को बदल सकते हैं, और वो है दूसरों की तुलना में अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ना। वो टाइम मशीन जो हमें भविष्य की सैर करवाएगी आइंस्टाइन की टाइम और स्पीड की खोज पर आधारित है। आप जितनी तेजी से स्पेस में आगे बढ़ते हैं, आपके लिए टाइम दूसरे स्थिर खड़े लोगों के मुकाबले उतना ही धीमा पड़ जाता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसे उतनी ही आसानी से सिद्ध किया जा चुका है। इसके लिए कुछ घड़ियों को तेज रफ्तार पर जाते एयरप्लेन्स और रॉकेट शिप्स में फिट किया गया। इस तरह उन्होंने बेहद तेज रफ्तार पर काफी दूरी तय कर ली, और जब इन एटॉमिक क्लॉक्स को यात्रा पूरी होने के बाद देखा गया तो पृथ्वी पर मौजूद वैसी ही दूसरी क्लॉक्स उनके मुकाबले बस जरा सा आगे चली गई थी। इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहा जाता है और इसे हम भविष्य में झांकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सच तो यह है कि हम इसका इस्तेमाल कर भी चुके हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री सेर्गेई क्रिकलेव ऑर्बिट में 803 से भी ज्यादा दिन बिता चुके हैं। 27,360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सफर करके वो टाइम ट्रेवल में रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। हालांकि उन्हें देखकर आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। दरअसल होता यह है कि पृथ्वी पर मौजूद बाकी लोगों के मुकाबले उनके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है, लगभग 1 सेकंड के 50वें हिस्से जितना। लेकिन डायलेशन उस वक्त टाइम मशीन जैसा असर दिखाना शुरू करता है जब आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से बस जरा सी कम हो। मान लीजिए पृथ्वी पर मौजूद क्लॉक्स अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही हो और हम स्पेस में हैं और हमारी क्लॉक्स उनसे धीमी चल रही हो। इस तरह जब हम वापस आएंगे तो हम भविष्य में होंगे। मान लीजिए आप भविष्य में 500 साल आगे जाना चाहते हैं। भविष्य में 500 साल आगे जाने के लिए आपको लाइट की स्पीड की 99.99% रफ्तार से चलना होगा 7 साल तक। इस तरह जब आप लौट कर आएंगे तो आपकी उम्र महज 7 साल ज्यादा होगी, लेकिन पृथ्वी पर हर चीज 500 साल पार कर चुकी होगी। लेकिन भविष्य में जाने के लिए टाइम मशीन बनाने की सबसे बड़ी समस्या है इतनी रफ्तार पर स्पेसशिप को चलाने के लिए जरूरी फ्यूल की खोज। फिजिक्स का ऐसा एक भी नियम नहीं है जो ये कहता हो कि आप लाइट की रफ्तार के नजदीक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे हम उस रफ्तार के नजदीक पहुंचेंगे, हमारा रॉकेट शिप भारी होता चला जाता है। इसीलिए रफ्तार को जरा सा भी बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। बेहद मात्रा में ऊर्जा चाहिए। लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार ही भविष्य में पहुंचने के लिए काफी नहीं है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उच्च गुरुत्वाकर्षण भी हमारे क्लॉक को धीमा कर देता है, और ऐसा गुरुत्व बल ब्लैक होल के आसपास मौजूद होता है। मान लीजिए कि आप किसी स्पेसशिप में हैं और आप थोड़ी देर के लिए ब्लैक होल के बाहर रुकते हैं। अब जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं, जबकि आप अपने हिसाब से तो बस कुछ ही हफ्तों या महीनों में लौटे हैं। आप बिना ज्यादा उम्र गवाए भविष्य में एक लंबी छलांग लगा सकते हैं, है ना मजेदार बात? टाइम ट्रैवल पर फतह हासिल करने के लिए हमें एक लंबे रास्ते पर कदम रखने होंगे, जहां हमारी राह में खड़ी होंगी अनोखी थियरीज और बेहद लाजवाब और मुश्किल टेक्नोलॉजी, जिनके जरिए हमारी स्टारशिप्स टाइम मशीन्स में तब्दील हो जाएंगी। इस मामले में स्टारशिप्स ही हमारा हथियार है। हम उनमें बैठकर तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में निकल जाएंगे और अपने वक्त को धीमा कर लेंगे, जबकि पूरी दुनिया का वक्त हमसे आगे निकलता रहेगा। इंसानों की ऐसी रोमांचक चीजों में काफी दिलचस्पी है, और तेज रफ्तार ही वो जरिया है जिससे हम उस टाइम बैरियर को तोड़ सकते हैं जिसने हमें सितारों तक पहुंचने से रोका हुआ है, क्योंकि हमारे और उनके दरमियान बेहद ज्यादा फासला है। इंसान हमेशा से ही सबसे बड़ी दूरियों को जीतना चाहता है, वो भी बिना ज्यादा वक्त गवाए, ताकि हम ह्यूमन टाइम स्केल पर ही अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर सकें। बेहद तेज रफ्तार के जरिए टाइम ट्रैवल करना और दूसरों के मुकाबले अपनी क्लॉक की रफ्तार को धीमा करना ही टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाएगा।
ये कुछ वैसा ही है जैसा रिप वैन विंकल के साथ हुआ। वो सुने गए और जब सोकर उठे तो भविष्य में पहुंच चुके थे। लेकिन कई लोगों को इसमें धोखे की झलक दिख सकती है। ये उस तरीके का टाइम ट्रैवल नहीं है जैसा हम सोचते हैं, यानी किसी पोर्टल के जरिए या कोई मशीन का लीवर दबा दो और वक्त के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाओ। फिजिसिस्ट्स ने 80 के दशक में बेहद तेज रफ्तार टाइम ट्रेवल के लिए बेहतरीन थियोरेटिकल वर्क को अंजाम दिया, और ये उन्होंने किया कार्ल सेगन की मदद करके, जो कॉन्टैक्ट नाम की नॉवेल लिख रहे थे। इस किताब में प्रकाश से भी ज्यादा रफ्तार पर स्पेस ट्रैवल की कल्पना की गई है, जिसका जरिया बनते हैं स्पेस में मौजूद कॉरिडोर, जिन्हें वर्म होल कहते हैं। वर्म होल स्पेस के दो अलग अलग हिस्सों के बीच मौजूद शॉर्टकट है जो एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं या बहुत ज्यादा करीब भी हो सकते हैं। और वर्म होल को पार करने का आइडिया भी एकदम सीधा सा है। आप इसके एंट्रेंस से इसमें दाखिल हो सकते हैं और दूसरी साइड से बाहर निकल सकते हैं। कॉन्टैक्ट में और दूसरी साइंस फिक्शंस में वर्म होल्स को बेतहाशा दूरी तय करने के लिए टनल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में मौजूद तारों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा वर्म होल जिसके दोनों सिरे एक दूसरे के नजदीक हो, टाइम मशीन को ज्यादा बेहतरीन शुरुआत दे सकता है। मान लीजिए मेरे ठीक सामने एक वर्म होल है। अगर मैं इसमें अपना हाथ डाल दूं बिल्कुल इस तरह से, तो ये दूसरी ओर से निकल जाएगा। इस तरह वर्म होल टाइम मशीन के लिए एक बढ़िया पार्ट साबित होगा। एक वर्म होल टाइम मशीन भी उसी रिप वैन विंकल वाली ट्रिक को बेहद तेज रफ्तार स्पेसशिप की तरह इस्तेमाल करेगी। तेज रफ्तार से आपकी क्लॉक धीमी हो जाएगी, जबकि बाकी दुनिया अपनी रफ्तार पर आगे निकल जाएगी। ये कारगर है क्योंकि वर्म होल के दोनों सिरे हमेशा एक ही वक्त और तारीख में रहते हैं। इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए आप वर्म होल के एक सिरे पर रॉकेट शिप फिट करते हैं और उसे बेहद तेज रफ्तार पर अंतरिक्ष में भेज देते हैं और फिर वापस ले आते हैं। अब जब ये वापस आता है तो तारीख बदल चुकी होगी, आप भविष्य में होंगे। हो सकता है वर्म होल का ओपनिंग सिरा साल 2010 से चलकर जब वापस पृथ्वी पर आए तो साल 2510 चल रहा हो, क्योंकि इसकी क्लॉक बेहद धीमी हो गई थी। इसकी उम्र में बेहद कम इजाफा हुआ, जबकि दुनिया 500 साल आगे चली गई। अब अगर मैं वर्म होल के उस एक हिस्से में दाखिल होता हूँ जो अब पास का हिस्सा है, यानी वो हिस्सा जो रॉकेट शिप के साथ नहीं गया, तो मैं दूसरे हिस्से से बाहर निकलूंगा और भविष्य में पहुंच जाऊंगा। हालांकि इस विचार की राह पर हर अगला कदम उठाना बेहद ही मुश्किल साबित होगा। भले ही हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये हमेशा ग्रेविटी के सख्त नियमों से बंधा रहेगा। ये स्पेस और टाइम की हमारी अब तक की समझ के नियमों से। इस तरह वर्म होल टाइम मशीन ही स्पेस और टाइम की इक्वेशंस को हल करने का एक बढ़िया जरिया है। वर्म होल टाइम मशीन उल्टी दिशा में भी काम कर सकती है। इस तरह थियोरेटिकली भविष्य से वापस भूत में आ सकते हैं, यहाँ जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। चलिए एक सच्चाई का सामना करते हैं। ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल के जरिए अपने पास्ट में जाना पसंद करेंगे ताकि वो हादसों को रोक सकें। दिलचस्प बात यह है कि हम फिजिक्स के नियमों का पालन करते हुए कम से कम ये तो जान ही सकते हैं कि अपने पास्ट में जाने का अनुभव कैसा होगा। भले ही हम अपनी टाइम मशीन्स बनाने की दिक्कतों से जूझ रहे हों, लेकिन वर्म होल्स के जरिए टाइम ट्रैवल मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पर वर्म होल्स मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि हम टाइम मशीन्स बना ही ना पाएं, क्योंकि शायद कुदरत इन्हें पहले ही बना चुकी हो और हमें सिर्फ उनकी खोज करनी है। ये मुमकिन है कि शायद अपने जन्म के शुरुआती वक्त में ही स्पेस और टाइम पहले ही एक दूसरे से उलझ गए हों, वो भी इस तरह कि उनका कुछ हिस्सा जम गया हो, जिससे टाइम लूप्स पैदा हो गए हों, जिन्हें हम भविष्य में कभी टाइम मशीन्स की तरह इस्तेमाल कर पाएं। ये एक बेहद दिलचस्प संभावना है। शायद हमें टाइम मशीन बनाने की जहमत उठानी ही ना पड़े। लेकिन क्या होगा अगर हमें खुद ही ये काम करना पड़े? तो क्या हम कोई टाइम मशीन बना पाएंगे? अगर थियरी के मुताबिक वर्म होल ही इकलौता रास्ता है, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं?
वर्म होल्स अभी सिर्फ हमारी कल्पना में ही है, हम उन्हें इक्वेशंस के जरिए दर्शा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इनका सुराग मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन नई खोज कभी भी हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं अगर वर्म होल्स हैं, तो वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, जहां स्पेस और टाइम बेहद तेजी से हरकत करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम किसी तरह किसी दिन माइक्रोस्कोपिक वर्म होल का पता लगाकर उसका आकार बढ़ा सकते हैं। पता नहीं ये मुमकिन है या नहीं और इसे करना कैसे है, लेकिन अगर बड़ा वर्म होल चाहिए तो हमें ऐसा ही कुछ करना। ब्रह्मांड ने अपने वो सारे राज आखिर कहां छुपाए हुए हैं जो हमें टाइम में ट्रेवल का सुराग दे सके? हमारी खोज और लालसा हमें वर्म होल्स की दुनिया तक ले आई है। हमें उनमें टाइम मशीन्स की संभावना दिखाई देती है, और अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं जो हमें बता सके कि शायद स्पेस ट्रैवल और टाइम ट्रैवल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलहाल पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो टाइम मशीन के सपने को हकीकत बना सके, लेकिन ऐसा कुछ है जो शायद फिजिक्स के नए नियम स्थापित करने के साथ ही ये संभावना जगा सके कि ऐसा मुमकिन है। न सिर्फ ये ब्रह्मांड की खाक छानकर अंतरिक्ष और इसकी गैलेक्सीज के राज जानने में मदद करेगा, बल्कि ये क्वांटम फिजिक्स के विषय में हमारे ज्ञान को भी बढ़ाएगा, जिसमें सबसे छोटे एटम से भी लाखों गुना छोटे तत्वों का ज्ञान शामिल है। फिजिक्स के इस नए टूल को नाम दिया गया है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, यानी महामशीन। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे विशाल और पेचीदा मशीन है, और इसका काम है मुख्य रूप से पार्टिकल फिजिक्स में हो रही इंसानी खोजों में मदद करना। दरअसल ये एक रिंग के इर्द गिर्द प्रोटॉन्स को दो डायरेक्शंस में एक्सेलरेट करती है, एक को एक तरफ से, दूसरे को दूसरी तरफ से, और ये होता है करीब करीब लाइट की स्पीड से, और फिर दोनों टकरा जाते हैं। इस कोलाइडर ने नवंबर सन 2009 में काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने पावर को बढ़ाना शुरू किया तो इसके टकरावों की ऊर्जा मार्च सन 2010 तक बढ़कर 10 गुना तक जा पहुंची, और सन 2013 में कुछ वक्त बाद ही ये उसकी भी दोगुनी हो गई। आज भी स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत अधूरे हैं, और इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे टूल्स ही इन अधूरे पन्नों को पूरा कर सकते हैं। हमें ऐसी ही मशीनों से उम्मीद है जो फिजिक्स की हमारी अधूरी समझ को पूरा कर सकती हैं। स्पेस टाइम को समझकर जान सकती हैं कि क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है, या इसके रास्ते में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। यही वो चीज है जो हमें नए नतीजों तक पहुंचा सकती है। इसका मकसद साफ है। क्या इन छोटे छोटे तत्वों पर लागू होने वाले नियम विशालकाय पिंडों जैसे तारों, आकाश गंगाओं और फैलते हुए ब्रह्मांड पर भी लागू होते हैं या नहीं? इसका पता लगाए बिना टाइम मशीन को बनाना ठीक उतना ही मुश्किल होगा जितना बिना बिजली के ज्ञान के कोई रेडियो बनाना। दुनिया में ऐसे कई फिजिसिस्ट्स हैं जो मानते हैं कि जल्द ही हम ये ज्ञान हासिल कर लेंगे। हो सकता है आने वाले कुछ सालों या दशकों में ये मुमकिन हो जाए। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये समस्या हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल हो, और शायद इस समस्या का जवाब ढूंढने तक इंसानों का नामो निशान तक न बचे। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर शायद कुछ ऐसे आयामों की परतें भी खोल सकता है जो टाइम ट्रैवल के सपने को साकार कर सकती हैं। हम 3 आयामी अंतरिक्ष में रहते हैं। अगर हम सिर्फ 2 आयामों में होते तो हमारा विश्व एक चपटी शीट की तरह होता, और कोई गोला हमें वृत्त की तरह दिखाई देता। वहाँ तीसरा आयाम भी होता तो हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती। इसी तरह अगर 3 जाने पहचाने आयामों के अलावा भी अगर कोई आयाम है तो हम फिलहाल उसे नहीं देख पा रहे हैं। अगर हमें दूसरे आयामों की मौजूदगी के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ढूंढने हैं, और अगर हम इन दूसरे आयामों का मतलब जानने में कामयाब रहे, और ये भी कि ये कैसे बने हैं, तो शायद कभी फ्यूचर में ये नई फिजिक्स हमें ट्रैवल की एक नई सौगात दे सके, जिसकी मदद से हम लाइट की स्पीड से ज्यादा न सही तो कम से कम उतनी ही रफ्तार पाने में कामयाब रहे। प्रकाश की रफ्तार के करीब पहुंचना शायद टाइम ट्रैवल की दिशा में सबसे मुनासिब कदम है जो घड़ियों को धीमा कर सकता है। अगर ये सही है तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी महामशीन हमें सही जगह ले जा रही है, भले ही मंजिल की ओर उठा इसका पहला कदम बेहद छोटा क्यों ना हो। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर करीब 27 किलोमीटर की गोलाई में है, और ये प्रोटॉन्स को करीब करीब लाइट की स्पीड पर ही एक्सेलरेट करती है। लेकिन अगर आप इंसानों के साथ ये दोहराना चाहें तो आपको इसकी रफ्तार को 1000 लाइट ईयर्स के करीब पहुंचाना होगा, तब जाकर कुछ हो सकता है।
ये कहना ठीक वैसा ही है जैसे हमारी स्पेसक्राफ्ट इतनी ताकतवर होगी कि हमें सितारों तक ले जा सकेगी, वो भी उस रफ्तार पर जो इस सफर के लिहाज से बेहद ज्यादा हो, इतनी बड़ी कि आसपास के लाखों तारे उसके दायरे में आ जाएं। यहाँ पृथ्वी पर लाइट स्पीड और उनकी फिजिक्स कैलिफोर्निया के मलिबू बीच पर भी लागू होती है। रिचर्ड ओबूसी उन चुनिंदा फिजिसिस्ट्स में से एक हैं जो प्रकाश से भी तेज वार्प ड्राइव की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक वार्प शिप लहराते हुए स्पेस की तरंगों पर तैर सकती है, ठीक ऐसे ही जैसे कोई सर्फर लहरों की सवारी करता है। हम इसकी तुलना समंदर की लहरों पर सवारी करते सर्फर से कर सकते हैं। देखिए कैसे पीछे से उठती हुई लहर सर्फर को समंदर में रफ्तार के साथ आगे बढ़ाती है। मुझे ये सटीक तुलना लगती है। ठीक इसी तरह एक स्पेसक्राफ्ट भी स्पेस के ताने बाने के सहारे तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल ये विचार कुछ हद तक इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अगर हम इसका विस्तार अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो हम वार्प शिप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम शिप के पीछे मौजूद स्पेस को फैला देंगे, आगे मौजूद हिस्से को सिकोड़ सकेंगे। इस तरह वार्प स्पेस की तरंगे यूनिवर्स में प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बहेंगी, जबकि तथाकथित वार्प बबल के अंदर मौजूद शिप एक यात्री जैसी होगी जो आइंस्टाइन के नियमों के खिलाफ कभी भी प्रकाश की गति को पार नहीं करेगी। भले ही अभी वार्प ड्राइव एक साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ न हो, लेकिन इसके पीछे भी फिजिक्स काम करती है। मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगेल अल्कुबिएरे ने गणित के पेचीदा समाधानों से सन 1994 में इसकी पुरजोर वकालत की थी। बदकिस्मती से पेचीदा गणित भी हमें ये बताने में नाकाम रही कि इस काम को कैसे अंजाम देना है। भले ही ज्यादातर वैज्ञानिक इसे शक की नजर से देखते हो, लेकिन हर शक के बावजूद वार्प ड्राइव से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक टाइम ट्रैवल की उधेड़ बुन से जूझते हुए हमारा सामना होता है वार्प ड्राइव से या ऐसी ही दूसरी चीजों से जो हमें प्रकाश की गति से ट्रैवल के सपने दिखाती हैं। ये सितारों की सैर के हमारे सपने का हल है जो काफी मशक्कत के बाद ढूंढा गया है, और शायद हम स्पेसशिप को ही टाइम मशीन में बदलने में कामयाब हो सकते। वार्प बबल्स में मौजूद स्पेसशिप्स का आगे बढ़ना भविष्य का एक सुनहरा रूप दिखाती है। ये उतना ही आसान लगता है जितना एक माहिर सर्फर का समंदर की लहरों पर आगे बढ़ना। लेकिन ये सुनहरा रूप देखने वाले आशावादी फिजिसिस्ट भी सच्चाई के कड़वे घूंट का स्वाद जानते हैं। अगर सर्फिंग से वार्प शिप के काम करने के तरीकों की तुलना की जा सकती है, तो नौसिखिए सर्फर को लहरों से संतुलन बनाने के लिए छटपटाते देखकर आपको वार्प ड्राइव की राह की मुश्किलों का अंदाजा हो जाएगा। आज सुबह ही मैंने सर्फिंग का अपना पहला सबक सीखा है और मुझे आइडिया हो गया है कि किसी न किसी तरह से हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि जल्दी ही मैं इन लहरों की सवारी सीख लूंगा और फिर ये लहरें ही मुझे समंदर की ताकत सौंप देंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि समंदर मुझे बदल रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और कंट्रोल करना ही असली समस्या है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक वार्प शिप खुद अपनी वार्प फील्ड नहीं बना सकती। वार्प ड्राइव मॉडल की जिन समस्याओं का जिक्र बार बार किया जाता है उनमें से एक है शिप का किसी वजह से बबल से कनेक्शन टूट जाना। ऐसा होने पर ये फिर कभी भी बबल से संपर्क नहीं कर पाएगी और इस तरह बबल स्टार्ट होने के बाद ये उसे कभी बंद भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर स्टारशिप को बबल ऑन और ऑफ करने की फिक्र ही ना करनी पड़े तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी बेहद एडवांस सिविलाइजेशन के पास फिजिक्स के नए नियमों की बदौलत किसी न किसी किस्म की वार्प ड्राइव एस्केलेटर या कॉरिडोर हो सकता है, और जब आप अपने शिप को किसी प्री अरेंज्ड वार्प ट्यूब में छोड़ते हैं तो हो सकता है ये कुछ लहरों को पार करके सफर को पूरा कर सके। ये सितारों तक जाने वाली किसी बुलेट ट्रेन जैसा अनुभव होगा। इसकी पैसेंजर कार्स शायद प्रकाश की गति से भी तेज होंगी, लेकिन जो कोई भी इसका आविष्कार करेगा उसे इसे बनाने में प्रकाश की गति पर भी हजारों साल लगेंगे, और साथ ही लगेगी हमारी कल्पना से भी ज्यादा ऊर्जा।
इस काम के लिए हमें ज्यादा नहीं तो भी किसी तारे की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं है। जब अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि विश्व के फैलाव की गति लगातार बढ़ रही है, तो उन्होंने एक रहस्यमयी डार्क एनर्जी को इसकी वजह ठहराया, जो अंतरिक्ष के हर हिस्से में फैली हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि हम इस डार्क एनर्जी को स्टारशिप्स या टाइम मशीन्स जैसे शानदार डिवाइसेस के पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं जानते कि डार्क एनर्जी आखिर है क्या, और ये भी नहीं कि हम कभी इसका इस्तेमाल कर भी पाएंगे या नहीं।